प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले एफआईए की जानिब से सहाफियों को नोटिस जारी करने पर सहाफती तंजीमों का सख्त एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस वापस लेने के बारे में बात की और डीजी एफआईए को सहाफियों से मुलाकात की हिदायत। एफआईए ने किस लिए नोटिस जारी किए, सवाल पूछ लिए। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूं, आजादी सहाफत आइन में है, मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। इसके अलावा बात करेंगे साइफर केस। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का अदालत में शोर शराबा। जज ने कार्रवाई मुअत्तल कर दी। आजम खान पर जिरा के दौरान ही अदालती माहौल कशीदा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। साइफर मामले पर शाह महमूद कुरैशी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। जनरल बाजवा को अदालत बुलाने का मुतालिबा। बाजवा कुरैशी मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ ने क्या धमकी दी थी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के बाद एक बड़े इदारे के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के नए नाम भी सामने आ गए। अहम इदारे के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में कौन कौन शामिल है, एक्सक्लूसिव स्टोरी इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी मजहर अब्बास साहब। उनको वेलकम करेंगे और उनसे इस अहम मामले पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है? ठीक है, उनसे राब्ता करें। क्लास साहब, अहम तरीन ये आज सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो और 2021 का ये गालिबन केस है और एक तरफ सहाफती तंजीमों का एहतजाज, दूसरी तरफ एफआईए के नोटिस जो जारी हुए हैं लोगों को। पूरा मामला एक जो है वो गंभीर मसला इख्तियार कर गया है। और जो आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स रहे इस कॉन्टेक्स्ट में वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। सुबह से काफी उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो इस पूरे मामले को, वैसे तो मैं मजहर अब्बास साहब से पूछना चाह रही थी कि इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा रेलिवेंट है इस मामले में, बता सकते हैं कि ये जो तंजीमें एहतजाज कर रही हैं या सहाफ़ियों को आज़ादी सहाफ़त के नाम पर प्ली ले रहे हैं, इसके ऊपर क्या मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं? जी मजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया और वक्त निकाला हमारे लिए। आपको खुशामदीद कहेंगे। ये अहम मामला है मजहर अब्बास साहब। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया हुआ है। इसके अलावा एफआईए ने सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए हुए हैं। जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। इस तमाम तर मामले को कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में कौन जस्टिफाइड है, सुप्रीम कोर्ट, एफआईए या सहाफ़ी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये जब 2016 के अंदर पैका ऑर्डिनेंस आया था, उस वक्त भी यही सहाफियों ने एहतजाज किया था कि जिस तरीके से, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे पार्लियामेंटेरियंस जब कोई कानून बनाते हैं तो वो खुद नहीं पढ़ते कि वो कवानीन कितने सख्त हैं और किस तरीके से मिसयूज हो सकते हैं। और उस वक्त भी हमने अलर्ट किया था कि ये पैका जो बिल लाया जा रहा है ये इतना खतरनाक है कि अल्टीमेटली जो सियासी जमातें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं वो खुद इससे सफर करेंगी। देखिए, उसके बाद जो भी सिलसिला हुआ, जितने भी राइट्स एक्टिविस्ट, सहाफ़ी इस कानून के तहत पकड़े गए, उनमें से कोई एक केस भी नहीं है जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनके खिलाफ कभी भी कोर्ट में स्टैंड कर पाया हो। ये सिर्फ हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें मजीद इस तरीके से चीज़ें की गई हैं। इससे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो फवाद चौधरी साहब और कोई सख्त कानून लेकर आना चाह रहे थे। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सहाफ़ी की, मेरे एज ए जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ कि सहाफ़ी की मेरी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि मैं जो खबर दूँ वो ऑथेंटिक हो। जो हम कवानीन बनाते हैं वो इस तरह के कवानीन बनाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ द डे को सूट करता है। उनके खिलाफ कोई क्रिटिकल वॉइस होती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप तसव्वुर करें कि 65 के करीब लोगों को आप नोटिस दे रहे हैं, जिनमें से 47 सहाफ़ी हैं। कोई एविडेंस है आपके पास? आप किसी को नोटिस दे रहे हैं तो एविडेंस तो बताएं कि उनके खिलाफ एविडेंसेस क्या है। जब ये मामलात कोर्ट में जाते हैं तो इनके पास कभी भी कोई एविडेंस नहीं होता। उसके जो कंप्लेनेंट होता है उसको पता नहीं होता कि वो कंप्लेंट किसके खिलाफ कर रहा है। जब सामने विटनेस खड़ा, कंप्लेनेंट खड़ा होता है तो वो पूछते हैं कि तुमने किसके खिलाफ कंप्लेंट की है। उसे ये नहीं पता होता कि कंप्लेनेंट कौन है, कि अक्यूज कौन है। इस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरीके से हरासा किया जाता है। अगर आपने सैनिटी को प्रिवेल करना है, अगर आपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को फॉलो करना है, तो बड़ी बेसिक सी चीज है, आप इस चीज पर डिबेट करें, इस चीज को डायलॉग करें
कोई भी, मैं एज ए जर्नलिस्ट कभी भी ऐसी खबर को सपोर्ट नहीं करूंगा जो खबर ऑथेंटिसिटी पर बेस नहीं करती हो, जिस खबर के फैक्ट्स नहीं हो। मेरा ख्याल है ये सिर्फ हरासा की पॉलिसी है। ये पॉलिसी अभी इलेक्शन के वक्त और ज्यादा सख्त होगी। मुझे याद है 2008 में जब मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी जनरल था, उस वक्त हमने बाकायदा एक सर्वे किया, एक सिग्नेचर कैंपेन की थी, और कैंपेन की थी फ्री मीडिया फॉर फ्री पोल्स। जब तक इस मुल्क में आज़ादी सहाफत नहीं होगी, इस मुल्क में कभी भी जमहूरियत नहीं आ सकती। और आज़ादी सहाफत का मतलब ही जिम्मेदाराना सहाफत है। तो ये जो जिम्मेदारी का तयन है, ये कोई हुकूमत वक्त नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत वक्त आम तौर पे उसके लिए गवर्नमेंट, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मीडिया होता है, वो क्रिटिकल वॉइसेस होते हैं और होना चाहिए उनको। बिकॉज मेरी ड्यूटी ये है कि मैं हर परफेक्ट गवर्नमेंट को बताऊं कि आप परफेक्ट नहीं हैं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं सहाफियों से, मैं हुकूमतों से इश्तिहारात लूं, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मेरा काम ये है कि मैं जो खबर दूं वो ऑथेंटिसिटी पर बेस करती हो। जो कि ये केस है, ये केस पहले दिन डिसमिस हो जाना चाहिए था, और अच्छा हुआ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये वाज़ेह तौर पे ऐलान किया। मेरा ख्याल है अगर आपने कोई कवानीन इस मुल्क में बनाने हैं, कोई रेगुलेशंस बनानी है, तो सारे मीडिया स्टेक होल्डर्स को मिल के एक एथिकल कोड्स बनाने पड़ेंगे उसके, और उस पर अमल दरामद करने का मैकेनिज्म बना पड़ेगा। ये जो तरीक़ाकार है रियासत का, ये नाकाबिल कबूल है। जी बहुत शुक्रिया आपका मजहर साहब, बड़ा आपने कम्प्रिहेंसिवली आपने गुफ्तगू की है, हमेशा आप करते हैं। मेरा ख्याल है आप और मैं वो क्लास हैं जो दावा कर सकते हैं, अगेन वी आर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल ऑफ थाट, प्रिंट जर्नलिज्म से है। बहुत सारे हमारे उस्ताद थे, टीचर्स थे, जिनसे हमने सीखा, मारें खाई। आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ। आपका बार बार जो इसरार है, जो कि ठीक है, वो खबर पे है कि खबर ठीक होनी चाहिए। मेरे अपने ऊपर कोई ये 15 के 15 केसेस हुए, 5 महीने अदालतों पे केसेस हुए, 50 महीने पेशा भुगती। हमने कभी भी इसको कोई इशू नहीं बनाया कि क्यों हमें नोटिस आ रहे हैं, क्यों हमें बुलाया जा रहा है। वही वाली बात, खबर हमने सच्ची देने। मैंने और आपने मतीन ने 50 पेशा पैमरा में भुगती हैं, आज तक शायद लोगों को पता ही नहीं होगा। ना हमने इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला बनाया कि देखें हमें क्यों बुलाया जाए, नेवर। मेरा ख्याल आपको भी, हम यहाँ, आप हमारे लीडर हैं, हमने आपको भी कभी अप्रोच नहीं किया होगा कि सर देखें हमें नोटिस आ गया और हमें बचा। नो, बिकॉज आप वाली बात की अगर खबर दी है, स्कैंडल दिया है जो हम देते रहो, बड़े बड़े बिग गन से, मैं अब क्या नाम बताऊँ कौन को लोग थे, 15 लोग, तो खबर की तो ठीक कह रहे हैं आप। ये आपका ख्याल है खबर का मसला था जो सुप्रीम कोर्ट में ये टेकअप किया गया? वॉज इट अबाउट एनी न्यूज़ के, ये मतलब आपने, मैंने, चल हम अपनी बात कह लें, हमने कोई खबर दी, गलत निकले, उन्हें बुला लिया। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने 5 दफ़ा बुलाया था खबर पे, स्टोरी पे स्कैंडल के, आप स्टोरी दी आए और मैं 5 दफ़ा किया अपनी चीज़ें। बल्कि आपको याद होगा आप भी आए थे 2-3 दफ़ा मेरी हेयरिंग पे सर, जब ये चीफ जस्टिस साहब थे। तो सवाल ये तो, ये इशू ही नहीं है, खबर की तो बात ही नहीं हो रही सर इसमें। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। ये तो सोशल मीडिया की बात हो रही है। ये मैं उनके जज सबान के हवाले से कह रहा हूँ। वो कहते हैं हमारी तज़हीक हो रही है, करैक्टराइजेशन हो रही है, गालियाँ दी जा रही हैं, हमारे यहाँ पे अगर मीम्स बनाई जा रही हैं, हमें बहुत बड़ा, जो उन्होंने भी कहा जस्टिस साहब ने। सो सर इट्स नॉट अबाउट द न्यूज़ तो ठीक कह रहे हैं, या खैश खबर बन रही है सर। आई एम सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आई थॉट कि थोड़ी डिबेट होनी चाहिए सर। नहीं रऊफ, जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए असल मसला क्या है इस मुल्क में, और देखिए बरतानिया या जो उनकी मिसालें हम देते हैं, वहाँ एक चीज़ है जो प्रिवेंट करती है किसी भी मीडिया को कि आप कोई फेक न्यूज़ या इस तरह की न्यूज़ या किसी को मलाइन करना, पर्सनल उस पर आप अखबार 10 मरतबा सोचता है। वो क्या है? वो है स्ट्रॉन्ग डेफेमेशन लॉ। अगर आपने स्ट्रॉन्ग डेफेमेशन लॉ बनाई, तो मेरा मालिक हो, मेरा एडिटर हो, मैं खुद हूं, वो 10 मरतबा सोचेंगे वो खबर देते हुआ कि यार इसके अगर मेरे पास फैक्ट्स नहीं होंगे और मैं इस तरह की खबर दूंगा तो मेरी पकड़ हो सकती है, और उसमें इस हद तक फाइन हो सकता है कि अखबार बंद हो जाए। इतना हैवी फाइन हो सकता है। मसला ये है कि हमने कभी, हम चाहे जजेस पर क्रिटिसिज्म हो या किसी पर, किसी के खिलाफ अगर मैं कोई फेक चीज दे रहा हूं, तो उसका तदारुक सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डेफेमेशन लॉ बनाए। हमारे यहाँ होता क्या है, हम आप मुझे जमाल खुशगी वाला वाकया सोच ले। क्या किया था उन 9 सहाफियों ने जिन पर केस बनाए गए? उन्होंने सिर्फ अपनी तस्वीर हटा के जमाल खुशगी की तस्वीर लगाई थी ना, जब सऊदी क्राउन प्रिंस विजिट कर रहे थे पाकिस्तान। क्या ये कोई जुर्म था जिसकी बुनियाद पे उन 9 अखबारात को, उन 9 सहाफियों को नोटिस दिए गए? या ये आप एक हैरेसमेंट क्रिएट कर रहे थे? प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि मुझे लग ये रहा है
कि प्री इलेक्शन एक ऐसी फजा क्रिएट की जा रही है कि जहां डिजिटल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अगर जजेस के मजहर भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हालांकि आप डिनर पे हैं, आपको मैंने मजबूर किया कि लाया जाए। इट्स ए वेरी सीरियस एक डिस्कशन, आप जैसा एक मैच्योर समझदार बंदे इन पे कमेंट बड़े अच्छे तरीके से कर सकते। सर आप ये कॉलम भी लिखते हैं, जंग में भी लिखते हैं, न्यूज़ में भी आर्टिकल आते हैं, दिन में अपना शो भी करते हैं जियो पे, 2-3 हमारे जैसे दोस्तों की फरमाइश पे रिक्वेस्ट पे आ भी जाते हैं। और ये सारा क्राइसिस जिस पे ये सारा मसला शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट का या अदरवाइज, आप बताएं, आपने भी इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू की है, ट्वीट्स, आपको नोटिस आया है सर ये FIA का? या मुझे कभी भी नहीं आया। आपको क्यों नहीं आया सर? देखिए, इसलिए कि मैं बड़ी बेसिक, मुझे पता है कि जर्नलिज्म के अंदर कितने फ्लॉज हैं, मुझे पता है कि हमारे जर्नलिस्ट कौन सी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, मुझे पता है कि हमारे यहाँ एक मशरूम ग्रोथ ऐसी हुई है। लेकिन इस सब की वजह क्या है तरूफ, आपको और मैं, हम जिस जमाने के प्रिंट मीडिया के लोग हैं, हमें पता है कि इसकी वजह यह है कि आज कोई एडिटर नहीं है। एग्जैक्टली मैं यहीं पे लाना चाह रहा था आपको कि सोशल मीडिया पे वो वाले एडिटर, न्यूज एडिटर, सब एडिटर, वो फिल्टर ही नहीं है। अब आप अपन ही भगवान है सर सोशल मीडिया पे, फिर तो हमारी मर्जी, हम जो लिखें जो इसकी वजह क्या है करूँ, इसकी वजह यह है कि ये चीजें एडिटर्स ऑर्गेनाइजेशन को सोचनी पड़ेंगी, मालकान के। देखिए, एडिटर के होने का फायदा सिर्फ ये होता था, एक तो ट्रेनिंग होती थी आपको, हम और आप उनसे ट्रेंड हुए हैं लोग, हमें पता है कि कहाँ चीजें कहाँ, अच्छा हमसे कोई गलती हो जाती थी तो वो एडिटर चेक कर लिया करता था, स्टोरी रुक जाती थी, एडिटर चेक किया जाता था, स्टोरियां रुक जाती। जियाउद्दीन साहब थे हमारे, जियाउद्दीन साहब, शाहीन सफाई साहब, हमारी स्टोरी जा नहीं सकती थी, उल्टा हम। लेकिन इफ आई मे ऐड इन मज़हर साहब, क्योंकि ये मामला तो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का है ही नहीं ना, ये सोशल मीडिया का, जिस तरह आपने अभी कहा कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने की जरूरत है, एक कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत है। जी मैं आपको बताऊं, देखिए सोशल मीडिया का भी मामला क्या है। सोशल मीडिया इज एन एक्सप्रेशन, डिजिटल मीडिया इज एन एक्सप्रेशन। देखिए, बहुत से लोग सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में ऐसे हैं कि जिनका कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है, जिन्हें नहीं पता चीज़ों को। लेकिन जो लोग ट्रेंड हैं, जो लोग एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से आए हैं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें ना, वो तो ये शो करें ना कि वो जो एक्सप्रेशन का जाहिर कर रहे हैं, ये थोड़ी है कि मेरे नीचे कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरा चेक कोई नहीं है। नहीं, आप मैं हमेशा से ये आर्ग्यू करता हूं कि सबसे ज्यादा एथिक्स मेरे अपने अंदर होने चाहिए, मुझे किसी रिटन एथिक्स की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जर्नलिज्म हैज टू बी इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, मुझे पता है मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो ऑथेंटिक है, लेकिन वो चीज अगर मैं ऑन एयर करूंगा या डिजिटल मीडिया पे डालूंगा या प्रिंट मीडिया में करूंगा, उससे पब्लिक अनरेस्ट हो सकता है, तो मैं नहीं करूंगा वो। इसलिए कि मुझे पता है कि आई हैव टू बी जर्नलिस्ट who has to care about the public interest. अच्छा मजहर भाई, आपने, मैं सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, आई वांट मोर क्वेश्चन मोर आंसर्स आपकी तरफ से। जब आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, जब वो इस तरह के ब्लंडर्स मारते हैं, इस तरह की कंपेन चलती हैं, गाली गलोच होते हैं इन द नेम ऑफ लाइक्स, रीट्वीट्स, बल्ले बल्ले वाह वाह, फटे चुक दो जी, क्या बात है जी, बम चला दिया, F-16 चला दियो, जब उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है तो वो कहते हैं हम तो सहाफ़ी हैं, फिर आपको, मुझे, दीगर लोगों को उनको सपोर्ट करनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है। सो ये जो जब चीज़ें हो रही हैं, और थोड़ी सी सर इन चीज़ों की वजह से समझते नहीं है कि पहले हमारी ये TV चैनल्स पे हमारी स्पेस ख़त्म हुई, मालकान पे दबाव है, न्यूज़ एडिटर्स पे है, अब उसी तरह की स्पेस जो है वो हमारी सोशल मीडिया पे ख़त्म होती जा रही है कि उसमें एजेंसीज हमारे पीछे आएंगी, FIA आएगी इन द नेम ऑफ लॉ, कानून। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट आएगी जहाँ से हमेशा आपको, मुझे या किसी को भी रिलीफ मिलता है। सो ये जो सारा मतलब घड़मस मच गया जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं, तो वी आर द विक्टिम्स। ये तो सारे आप जैसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं, जिनको अगर नोटिस नहीं आते, तो बाकी तो मारे जाएंगे सर इसमें, उन लोगों की वजह से जिनकी ट्रेनिंग नहीं है। असल चीज क्या है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुझे कोई कानूनी रास्ता देते, मतलब मुझसे लीगल कोर्स में ही होगा ना। अगर फर्ज करें मैं कोई गलत चीज देता हूं या कोई भी गलत चीज देता है, तो आप एक लीगल कोर्स अडॉप्ट करेंगे ना। आप ये तो नहीं होंगे कि आपने मुझे हथकड़ी लगा दी। शाहजेब जिलानी के साथ क्या हुआ था, शाहजेब जिलानी को आपने हथकड़ी लगा दी, जब कोर्ट में पेश किया तो पुलिस के पास या FIA के पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। इसका मतलब ये कि आप हैरेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, आप मुझे हैरेस कर रहे हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो आप वो सबूत पेश करें, मुझे सजा दें। देन व्हाट शुड बी डन? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी मैंने बताया कि मैंने 50 पेशा भुगती हैं,
मेरे पे केसेस हुए हैं, सो मुझे तो ज़्यादा इस बात से खुश होना चाहिए, उछालना चाहिए कि हाँ भी बिल्कुल ज्यादती हो। लेकिन मैं आई बिलीव लोगों को पसंद आए या ना आए, मुल्क के सर्टन कवानीन, हमने उस वक्त भी रोला डाला था पीका का, जब उस वक्त ये मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर साहब करवा रहे थे। जब इमरान खान साहब के दौर में इससे ज़्यादा सख्त सजाएं, वो फवाद चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि 6 महीने उन्होंने जमानत नहीं होगी, हमने उस वक्त भी रोले डाले थे। आप और हमारे जैसे ये लोग रोले डालते रहते हैं। व्हाट शुड बी डन, मतलब दुनिया भर में आप किसी पे ट्वीट करते हैं, मेरे खिलाफ बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं, आप सब पे होते हैं, जब कोई नॉन आदमी करता है तो वहां तो डेफिमेशन वो होती है, सेटलमेंट होते हैं, करोड़ों लाखों में होती हैं, जाके अदालतें तो फौरन आपको उसमें लेकर आती। यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है सर। अगर करें तो हम, मतलब मैं कहूँगा मुझे 50 पेशों में भुगतान बुला लिया उन्होंने। रऊफ देखिए उसका मसला क्या है, उसका मसला ये कि देयर आर थ्री टियर्स ऑफ मीडिया टुडे। वन इज प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया की क्या सूरत हाल है, जाहिर है एक डिक्लाइन पे है, लेकिन प्रिंट मीडिया में एडिटर्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत हाल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर डायरेक्टर न्यूज है तो वो ऑल पावरफुल डायरेक्टर न्यूज नहीं है, कि चीजों को फिल्टर्ड करें, वो करें, और वो मजहर भाई आपको हम सोशल मीडिया पे खींच खूंच के लाते हैं, आप वो प्रिंट और टीवी वाली ठीक कह रहे हैं, आप खुद एडिटर लेवल हैं, हम आपकी वो हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था। सोशल मीडिया इशू सर, दे आर क्रिएटिंग मेस आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। हाँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ तो कोई बंदा नहीं है सर किसी को चेक करने वाला। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप प्रिंट मीडिया का एक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। डिजिटल मीडिया में सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, डिजिटल मीडिया के पास सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, डिजिटल मीडिया के पास हर कोई है, एक आम आदमी भी है। एक आम आदमी जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो कोई भी एक्सप्रेशन किसी जगह पोस्ट कर सकता है, तो आप उसको एक अवामी रद्दअमल समझे। अब मैं अगर कोई चीज पोस्ट कर रहा हूं तो जाहिर है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उस पोस्ट का। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब उसी पोस्ट को एक मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर डिबेट का हिस्सा बनाता है विदाउट ऑथेंटिसिटी। ऑडियो और वीडियो लीक्स क्या हैं, मुझे बताएं किसी ऑडियो और वीडियो लीक्स की। अच्छा सर, लास्टली सर, हमने आपका डिनर पे आपको वो किया, मैं चाहता हूँ डिनर भी अपना करें सर। आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ एक रेस आई है, व्यूज की आई है, रीट्वीट्स की, लाइक्स की, यूट्यूब की, पैसे कमाने की, और फिर साथ में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके मीडिया सेल्स ने उनको इनकरेज किया, हॉस्टेज किया, बुली किया कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड्स। इन चीज़ों ने भी सारा मतलब यहाँ पे हशर नशर कर दिया है कि अगर आपने रीट्वीट्स लेने हैं, व्यूज़ लेने हैं, तो फिर किसी एक पार्टी के साथ खड़े हों और फिर आप उसके बाद भूल जाएं जर्नलिज्म क्या है, कानून क्या है, लोग क्या हैं, आप मैं हूँ, रगड़ दो सबको। देखिए रऊफ, मुझे और आपको या हम जैसे जो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा फॉर द कॉमन मैन जो सोशल मीडिया पे है। हम अगर उस लहर में बह गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अगर हमने अपनी पोजीशन ली तो ये याद रखें कि अल्टीमेटली वी विल लास्ट। सर ले चुके हैं पोजीशन इस वक्त, आप मतलब और क्या रहेगी इस मीडिया में, क्या बच गया? एवरीबॉडी हैज टेकन पोजीशन सर। देखिए एक चैलेंज, लेकिन मैं एक ऐसी रियासत को, एक रियासती इक़दामात को मैं कैसे उसके साथ खड़ा हो सकता हूं जब वो रियासत खुद झूठ बोल रही हो? वैसे दुनिया की कौन सी, मैं आपकी सारी बात कर रहा हूँ, दुनिया की कौन सी रियासत सच बोल रही है अपने शहरियों के साथ? ये याद है अमेरिकन ने क्या किया था अफगानी उसमें सर, इराक में 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे उन्होंने पूरी की पूरी अमेरिकन ये मीडिया ने और कॉम ने उन्होंने जाके लाखों बंदे मरवा दिए सर। उसमें क्या हुआ था? उसमें अल्टीमेटली क्या हुआ था? न्यूयॉर्क टाइम्स या उसने आके अपॉलॉजी की थी ना कि वी वर यूज्ड। वो फिर भी यूज होंगे, मौका मिला तो वो फिर भी यूज होंगे सर। हाँ लेकिन नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन कम से कम मैं ये स्टैंड करके ये तो कह सकता हूं कि मैंने इस पूरी रेस में न मैं बिका हूं न मैं झुका हूं। मैंने स्टैंड किया है और मैं बहुत से एंकर से, बहुत से एनालिस्ट से पीछे रह गया हूं, लेकिन मुझे आप पीछे रह गए होते मजहर भाई तो हम आपसे इस वक्त, आपका क्या ख्याल है, आपके वैल्यूबल कमेंट्स ले रहे होते, पीछे आप बिल्कुल नहीं रहे। आपके एक सेन एक सोबर वॉइस है सर, तो हम इस बहस को कंटिन्यू रखेंगे सर आपके साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कि आपने डिनर अपना छोड़ के सर हमें टाइम दिया। ग्रेटफुल ब्रदर, बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे साइफर केस के हवाले से और कुछ जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रही उसके हवाले से भी। कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या अहवाल रहा समाअत का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी, उनसे बात करेंगे साइफर केस के हवाले से। कंबर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा कंबर, आज साइफर केस की जो प्रोसीडिंग्स रही वो बड़ी उसमें कुछ बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और कार्रवाई जो है वो मुअत्तल कर दी गई जज की जानिब से। कुछ नाखुशगवार किस्म के वाकयात हुए, जरा डिटेल्स बताइएगा क्या हुआ आज। देखिए, आज तोशा खाना केस भी था, साइफर केस भी था। आज जो है तो इस केस में खासूसी तोशा खाना केस में भी और साइफर केस में भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। सलमान सफदर की जो कानूनी टीम थी, उनका बेसिकली स्पेशल प्रोसिक्यूटर के साथ ये मामला हुआ है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस तोशा खाना केस में जब वो आ गया है और उन्होंने कहा कि 10वीं दफा है कि ये टीम तब्दील की जा रही है, तो इस पर सलमान सफदर साहब आ गए और उन्होंने कहा कि जब एक सीनियर वकील मौजूद है तो जूनियर को क्यों बोलने की इजाजत दी जा रही है। अमजद परवेज साहब सीनियर थे। इस पर जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप क्यों यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी सीनियर नहीं है। इसके बाद फिर दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जज साहब उठकर चले गए अपनी कुर्सी से और उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि आप मामला आपस में कर लें, अगर यही गर्मा गर्मी करनी है तो मैं यूं उठ के मैं केस को आगे नहीं चलाऊंगा। फिर उसके बाद जो है इस केस की समाअत थोड़ी देर के लिए मौखर कर दी गई और उसके बाद जब जज साहब आए तो उन्होंने वकील का हक दिफा जो है खसूसन तोशा खाना केस में वो खत्म कर दिया है। 20 गवाहान जो है वो पेश किए गए थे, जिनमें से 16 गवाहान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और वकील सफाई ने 5 गवाहों पे जिरा मुकम्मल कर लिया है। 10वीं दफा वकील तब्दील करने पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने के जो वकला हैं उनको 10वीं दफा जो चेंज किया उस पर आप ये कह सकते हैं कि उनका हक दिफा जो है अदालत ने छीन दिया है। ये हक दिफा आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने पेश किए थे, गवाह पेश किए थे ये प्रोसिक्यूशन ने, और जिस पे इमरान खान साहब या उनके वकीलों ने जरह करनी थी, अब उनकी बात कर रहे हैं कि अब वो उनको जरह नहीं कर सकते। अगर मैं प्लीज करेक्ट मी। जी सर, ये बेसिकली 10वां वकील है। पहले खुर्रम खोसा साहब इस केस को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज जो है जो नया वकील साहब आए हैं उनका जो वकालतनामा दिया गया और उन्होंने कहा कि मुझे नकूल तक दे दी जाए, तो उस पर प्रोसिक्यूशन टीम ने एतराज उठाया और प्रोसिक्यूशन टीम कहती है कि हम जो है जब भी गवाहों पे जरा का मामला आता है तो वकील चेंज कर दिया जाता है और ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वजह से जो है अदालत ने अब जो है हक दिफा इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का वो खत्म कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप बता रहे हैं। इसका मतलब ये है अभी उनकी आजम खान साहब का हो गया था, जरा हो गई थी, या उनकी मतलब बाकी थी? 2-3 मतलब गवाह बड़े अहम हैं जो मैं समझाऊँ सर। एक तो उसमें आजम खान साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर सोहेल महमूद साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे, फिर असद मजीद साहब वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वाशिंगटन में जिन्होंने साइफर लिखा था। इन 3 की कार्रवाई अभी हो चुकी है, इनका जरा हो चुकी है या उनकी होनी थी, ये उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई ठीक है जी केस को आगे लेकर चलें, ये डिलेइंग टैक्टिक्स करें, बाकी तो बाद में आएंगे सारे। नहीं तो क्लासेस साहब ये आप मिक्स कह रहे हैं कि बेसिकली तोशा खाना केस में जो है वो उनका हक दिफा। ओके सॉरी, फिर ओके आई गॉट इट। साइफर की नहीं बात हो रही, साइफर की नहीं, कि तोशा खाना केस में जो, क्योंकि वो खान साहब ठीक कहते हैं ना, रोजाना की बुनियाद पे मतलब 2-4 केसेस चल रहे हैं, तो उसमें अगेन यही कंफ्यूजन रहती है कि कौन कहाँ पे, खान साहब किधर हैं और कहाँ अदालत में जा रहे हैं। अच्छा, वो जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक नया बम फोड़ा है कि जी जनरल बाजवा साहब ने थ्रेट किया था कि जनाब कि अगर आप बिल्कुल ठीक ना हो गए तो फिर हम आपको 12 साल सजा करा देंगे। फिर वो कहते हैं जनाब कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने बातें की हैं, इसकी क्या कहानी है सर? कंबर आप हमारे साथ मौजूद हैं? लाइन उनकी थोड़ी आई थिंक कंबर की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। क्लास साहब, ये जो आपने सवाल कंबर से पूछा है, आप भी सारा दिन आज सुनते रहे होंगे, प्रोसीडिंग्स वगैरह देखते रहे होंगे, हाउ बिग इज इट अ बॉम्ब शेल? क्योंकि बहुत जगह पे ये बात हो रही है कि बड़ा उन्होंने कोई इंकशाफ कर दिया है। इन चीजों का क्या फायदा है? फायदा है उन्हें ये लगता है, और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी शुरू में भी। उन्होंने कहा जी मैं तो जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को बुलाएंगे और इनको आए और बताएं, मैं इनको इन पे मैं क्वेश्चनिंग करना चाहता हूँ, जरह करना चाहता हूँ। उसे वक्ती तौर पर आपको याद होगा साइफर केस में इनकी जमानतें हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सो दे थॉट कि अगर हम इसमें ये अमेरिकन और फौजी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आते हैं, आर्मी बड़ी सेंसिटिव है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अडियाला जेल जाएं और वहाँ पे
एक साबिक प्राइम मिनिस्टर उन पर जरा करे, आर्मी चीफ खड़ा हुआ है, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, रिपोर्ट होगी। सो इट माइट बी बिट एम्बेरसिंग, मतलब फॉर उसके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए भी होगा और अमेरिकन के लिए भी, मतलब एक तरह की चीज़ें होगी कि जनाब कि उनका सफारतकार अगेन अगरचे उसने आना नहीं था। सो खान साहब इसको एज ए थ्रेट कहें, एज ए मतलब बारगेनिंग कहें, या एज ए जो भी कहें, अपना राइट कहें, उन्होंने जब ये बातें करनी शुरू की कि मैं इसमें डोनाल्ड लूड को भी बुलाऊंगा और इसमें बाजवा साहब को भी बुलाऊंगा, उन्हें फील हुआ कि इससे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो हुई है, नर्वस हुई है और ये पीछे जाएगी, और केस साइफर जो है ना शायद इसको आगे नहीं चलाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा जमानत होने के बावजूद भी केस चलता रहा। अब वो दोबारा उसी स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं कि अगर आपने इनको पीछे करना है, क्योंकि खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि वेरी सून इसका फैसले आने वाले हैं, उस फर्द जुर्म दीगर मतलब गवाह हो गए ना, फर्द जुर्म तो आयद हो चुकी है मेरा ख्याल है, वो तो अब गवाह उनके भुगत रहे हैं। बल्कि 25-26 जो मैं साइफर केस की बात कर रहा हूँ, 25-26 वो तो गवाह थे, वो तो भुगत चुके हैं, अब उसका काउंटर उन्होंने वो करना है, जरा करनी है उन पे। सो ऑलमोस्ट दे आर देयर। सो अब उनको लगता है कि हमें इस केस को फिर दोबारा वही एक ट्विस्ट देना पड़ेगा जो पहले हमने पावर में दिया था, कि ये इसमें जनरल बाजवा साहब थे, अमेरिकन थे और ये सारे लोग थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। मैसेज वही है कि इससे अमेरिकन जो है ना वो थोड़े से उनको अच्छा नहीं लगता। आपने उनको बयान पढ़ा था ना उन सोहेल महमूद साहब का, उससे इनकरेज हुए थोड़े से। सोहेल महमूद साहब ने उसने कहा कि जब मैंने इनको मना किया, इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को, दीगर को, कि आप इसको पब्लिक मत करें, साइफर वाली बात मत करें पब्लिक में, इट विल हर्ट आवर रिलेशनशिप विद अगेन अमेरिकन और दीगर जो इंटरनेशनल ये लैंडिंग एजेंसीज हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, हमें मसले होंगे। तो उन्होंने कहा जी जब खान साहब ने बात की है अगर मेरी एडवाइस के खिलाफ, तो अगले दिन वो कहते हैं यूएस एक डिप्लोमेट की इनको ये क्वेरी आई, अच्छा उन्होंने भेजी इनको फॉरेन ऑफिस को, उन्होंने कहा जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे बारे में बातें कह रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। अभी उन्होंने ये लास्ट वीक अपना बयान दिया है। सो उन्होंने इस पे एक तरह का एहतजाज किया, बल्कि इनसे डिटेल्स मांगी थी। अब खान साहब और ये शामिल कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे जब ये सारी बातें सोहेल महमूद साहब बता रहे थे। सो नाउ दे नो इट कि हमारा जो हम हिट कर रहे हैं ना या अमेरिकन को या इसको एस्टेब्लिशमेंट को, इट्स वर्किंग। कि अमेरिकन इससे डिस्टर्ब हुए थे मेरी बातों से, मेरी तकरीरों से, उन्होंने ये फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया, कुछ एहतजाज किया, कोई उन्होंने कापी मांगी स्टेटमेंट या दीगर चीज़। सो दे आर अगेन वो जा रहे हैं कि नहीं, कि हमें जो अपना केस जो है ना वो जनरल बाजवा और अमेरिकन पे लड़ना है। हमने 25 वो जो गवाह है ना हमारे खिलाफ पेश किए गए, हमने उन पे नहीं लड़ना। सो दे आर ट्राइंग टू गिव इट अ न्यू टर्न। जो स्ट्रेटजी उनको लग रहा है कि इस वक्त काम करेगी वो उसके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो रहा है क्लास साहब, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक नई लिस्ट के हवाले से। जाहिद गिशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। पिछली स्टोरी भी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ब्रेक की थी, जो जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाएगी। और अभी जो नई लिस्ट है ये कौन सी कैंपेन है और इसमें किस किस के नाम है, जरा कोशिश करेंगे कि जाहिद गिशकोरी इसके बारे में डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जाहिद गिशकोरी साहब, उस दिन आपने हमारे प्रोग्राम में खबर ब्रेक की, आपके पास रिपोर्ट थी, आपके पास उन लोगों के नाम थे जो आपने रिवील नहीं किए, लेकिन अब बहरहाल वो नाम भी सामने आ गए जिनको एफआईए की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाने के हवाले से। अब एक और रिपोर्ट है, एक और लिस्ट है जिसमें करीब 100 के करीब नाम है। जरा इसके बारे में बताइएगा, ये कौन से नाम है, क्या इन लोगों ने किया है, किस किस्म की कैंपेन चलाई है, जरा डिटेल्स बताइएगा। जी, ये एक मुख्तलिफ रिपोर्ट है जो कि साइबर क्राइम विंग को मौसूल हुई है एक हमारे इदारे की जानिब से। ये पिछली रिपोर्ट से ज़्यादा कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें भी सिफारिश की गई है कि 100 से ज़ायद सारफीन ऐसे हैं जो पाक फौज या इदारे के खिलाफ अर्जा सराई कर रहे हैं और एक बाकायदा मुहिम चला रहे हैं जिसमें 5-6 टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा वो ट्रेंड बनाते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है वो मदाखलत कर रही है सियासत में या बिजनेस चला रही है, या जो हमारे पाक फौज के सरबराह हैं या अहम ओहदों पर पाक फौज में लोग हैं उनके बारे में बातें की जाती हैं। फिर बलोचिस्तान और ट्राइबल एरिया को लेके जो ह्यूमन राइट्स की बातें हैं वो लिखी जाती हैं जो कि कानून के एम्बेट में फाल करती हैं। उसमें 100 लोगों की के खिलाफ सिफारिश की गई है जी, जिनमें पहली दफ़ा 5 यूट्यूबर्स हैं, 4 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं
और ज़्यादातर बाहर बैठे हुए हैं। कुछ पाकिस्तान में भी हैं, कुछ लिबरल हैं, कुछ 43 अकाउंट ट्रोल अकाउंट्स हैं बुनियादी तौर पर, जहाँ से एक मुनज़्ज़म मुहिम आपको नज़र आती है। अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि ये पाक फौज के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम है जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान। अच्छा जाहिद, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट जिसका आप ये जिक्र कर रहे हैं, ये पिछली जो थी जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, ये उससे हट के डिफरेंट रिपोर्ट है? वो JAT की अलहदा रिपोर्ट थी, ये किसी कोई हमारी एजेंसी या इदारे की तरफ से एक और रिपोर्ट कंपाइल की गई है? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। ये आप यूं समझिए, आपके प्रोग्राम में आप फिर एक और स्टोरी ब्रेक करें, आपको कल से एक्शन नजर आएंगे इन ट्रोल्स के खिलाफ। इल्जामात हैं इन पर दायर है, लेकिन जो मवाद दिया गया है क्लासो साहब, वो लगता है कि उसमें काफी जान है इस बार। अच्छा, आप कह रहे हैं कल से एक्शन नजर आएगा, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट में ज़बानी तो जो भी कमेंट्स वगैरह आते रहे हैं वहाँ से बेंच के अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो मैंने पढ़ा है उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा जनाब के अटॉर्नी जनरल है, उनको कोर्ट को एश्योरेंस दी है, जो ऑर्डर में लिखा है उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने, काजी साहब ने, 3 पेजेस के मैंने पढ़े हैं। तो वो कहते हैं जनाब कि कोई इनके खिलाफ कोई एज सच आर्म ट्विस्टिंग या कोई उनको कोई हरासा नहीं किया जाएगा, तनकीद और मतलब ये तज़हीक वगैरह इन इश्यूज़ को देखा जाएगा। तो वहाँ पे कोई अदालत ने उनको रोका तो नहीं है इसको, FIA को। हाँ ये ज़रूर है, अटार्नी जनरल ने अपनी तरफ से कुछ अश्योरेंसेस कराई हैं, वो सिर्फ उन्होंने अश्योरेंसेस को रिप्रोड्यूस किया है जी कि किसी पे कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई गलत चीज़ें नहीं होगी। सो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट कोई इतना ज़्यादा कोई सख्त आर्डर तो नहीं आया वहाँ उनकी तरफ से कि FIA को कहते बिल्कुल कि नहीं जी आपने कुछ नहीं करना। आप कहते हैं कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो अभी इसी तरह से जारी रहेगी। कल से शुरू इसलिए हो रही है कि ये एक मुख्तलिफ रिपोर्ट है, 2 पैरेलल चीजें चल रही। नहीं, किस रिपोर्ट पे एक्शन होगा जो आज अभी आप आज की बात कर रहे हैं, जो इदारे की तरफ से एजेंसीज की तरफ से आई हैं, उस रिपोर्ट पे अमल एक्शन होगा, या जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जेर गौर है, शायद कल भी मेरा ख्याल है उसकी प्रोसीडिंग्स हैं? ये दोनों पे होगा। मेरी मालूमात में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फीडबैक दिया है FIA को और FIA की टीमों को कि वहां से जो उनकी मॉनिटरिंग है कि कौन सी चीजें फाल करती हैं और किनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो नोटिस विड्रॉ नहीं हुए ना। सुप्रीम कोर्ट ने बार किया है इन्वेस्टिगेशन या JAT को उनके काम से। और ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक पाक फौज के खिलाफ है, जो फौज के इदारे हैं पाकिस्तान में, उनको जो ट्रोल कर रहे थे, जो उनके खिलाफ चीजें हो रही हैं और जो कानून के दायरे में आते हैं, ये उससे ज्यादा खतरनाक चीज है। और ये रिपोर्ट में चीजें ऐसी हैं, और जो पहले वाली है उस पर भी अमल दरामद जारी है। जिस तरह ये फ्रेश स्टार्ट होगा जो आज रिपोर्ट अभी मतलब आप ये कह रहे हैं, जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सामने आई हैं, कि वर्बल तो बड़ा काजी साहब ने और बाकी उन्होंने जजेस ने इस पे बात की है हमारे सहाफ़ी भाइयों के हवाले से, जो उन्होंने डेलिकेट लाइन ड्रा की है, विच इज़ अलार्मिंग फॉर मी एज ए, मतलब उसके जो भी कहें कि उन्होंने कहा जनाब कि तज़हीक में और तनकीद में फ़र्क कर लें। अब ये तज़हीक और तनकीद की जो डेफिनीशन है वो तो FIA करेगी। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब जिन्होंने तनकीद किया उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जो मुझे समझ आ रही थी अटॉर्नी जनरल साहब के उसके एश्योरेंस की। तज़हीक वाले साइड पे जो आप कह रहे हैं वहाँ पे एक्शन शुरू हो जाएगा? वहाँ पे एक्शन शुरू हो चुका है, नोटिस जारी हो चुके हैं। और अगर गौर से मैं देखता हूँ कंटेंट उनका जो उन रिपोर्ट्स में दिया गया है, या लेटेस्ट जो ट्वीट्स आए हैं और कुछ ट्रोल्स की जानिब से अब ये सारी चीजें हटा ली गई हैं, तो तस्हीक का जो एलिमेंट है उसी पर तो ही कार्रवाई हो रही है। ये फ्रेश ड्राइव है जो आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, और 100 ट्रोलर्स है। जिससे मैंने आपको बताया एक सियासी जमात के भी 3 रहनुमा हैं, उनको भी नोटिस जा रहे हैं। यार उनका नाम तो बता दें, चलो सहाफ़ियों के अभी रहने देते हैं, फेयर अनफ, उनके नाम तो बता दें। जाहिद अब इतनी भी क्या यार पर्दादारी है, इतना भी क्या है यार, बता ही दो भैया। क्लास साहब देखिए, ये एक कंसिस्टेंट ऐसी चीज है, अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। आपको मैं बता दूं तो कल सारी चीजें फिर
उनकी इन्वेस्टिगेशन हार्ट हो सकता है कि आज यार बात सुने, यार मेरी बात सुने, वो मेरे शहजादे मेरी बात सुन, मुझे ये बताएं, उन्होंने ट्वीट्स भी कर दिए, बकौल आपके एफआईए ने एक्शन भी ले लिया, बुला भी लिया, तो किसी को नहीं पता होगा आपके बताने से इन्वेस्टिगेशन हाल्ट हो जाएगी? वो तो ट्वीट कर चुके हैं बकौल आपके। देखिए आप ट्वीट बिल्कुल उनके हैं पब्लिक डोमेन में, ट्वीट बता सकता हूं अगर आप कहें तो मैं ट्वीट जो फॉल कर। ठीक है, चले कल आप पे फर्दर मैच डालेंगे इसी पे, या कल तक देखते हैं क्या होता है, कल तक। जी प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया जाहिद, मुझे कहा जा रहा था लेकिन मैं फिर भी होप कर रही थी शायद आप